हाय, कैसे हो फ्रेंड्स। मैं आज आपके सामने कक्षा 10वीं की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूनिट 1 से कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप इससे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं और जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो ना देखा हो वो ज़रूर देखें। और रासायनिक समीकरणों की किस प्रकार से हम संतुलित करते हैं, तीव्र रासायनिक अपक्रिया, मंद रासायनिक अपक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएं और हिट एंड ट्रायल विधि के माध्यम से कैसे हम इन रासायनिक समीकरणों को सॉल्व करते हैं, इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब आज इस वीडियो में मैं आपको और कुछ मुख्य जो प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उनको बताने जा रहा हूं, जिनमें से कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं उनको मैं आपको समझाऊंगा। आपको मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर कमेंट्स ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको मिल सके। चलो आज देखते हैं। आज हम बात करते हैं विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर समझाइए। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो इसको समझाने के लिए बहुत हम सिंपल तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। पहले हम समझेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। हाँ, इसका आंसर देखा इस प्रकार का हम लिख सकते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं में होता क्या है कि हम इसको परिभाषित करेंगे कि वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के पदार्थ विस्थापित होकर नया उत्पाद बनाते हैं, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने जिंक यानी Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। अपन यहाँ पर अभिक्रिया कराने से जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu कॉपर अलग हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी परिभाषा के हिसाब से वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के पदार्थ विस्थापित होकर नया उत्पाद बनाते हैं, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारे पास क्या था, जिंक को हमने किसके साथ मिलाया, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है बेटा
H2SO4। जैसी जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। कॉपर क्या हो जाता है? कॉपर अलग हो जाता है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो अभिकारक हैं, अभिकारकों में से पदार्थ विस्थापित हो गया है। क्या विस्थापित हुआ है? इसमें से H2 सल्फ्यूरिक अम्ल में से सल्फेट अलग हो गया है और जो जिंक के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण करा। तो इस प्रकार हम विस्थापन अभिक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को एक बार फिर से देखते हैं। वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के पदार्थ विस्थापित होकर, अभिकारक हमारे पास दो हैं, आपको पता है कि ये अभिकारक हैं और सामने उत्पाद हैं। तो अभिकारक के पदार्थ विस्थापित होकर नया उत्पाद बनाते हैं, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और समीकरण के रूप में हम उदाहरण देंगे जिंक की। जब हम सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट हमको प्राप्त होता है और कॉपर अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है, द्विविस्थापन अभिक्रिया सेकंड जो द्विविस्थापन को अब हमको समझना है तो द्विविस्थापन यहाँ हेडिंग डालेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखना, द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि इसमें अभिकारकों के जो दोनों पदार्थ होते हैं, दोनों पदार्थों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण माने परिभाषा के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के पदार्थों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझना है। उदाहरण में हमें अभिकारकों में पदार्थ लेना है, तो अभिकारकों के हम पदार्थ के रूप में क्या क्या लेंगे? Na2SO4 और Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट की क्रिया कैसे कराएंगे बेटा? इसकी कराएंगे हम बेरियम क्लोराइड BaCl2। जब हम सोडियम सल्फेट यानी सोडियम लिख सकते हैं आप यहाँ पर, सोडियम सल्फेट की क्रिया कैसे करा रहे हैं हम? बेरियम क्लोराइड, ये आपका बेरियम क्लोराइड का सूत्र है। बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा बेटा? इससे बन जाता है आपका BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, क्या बना? जिंक सल्फेट नहीं, आपका बना है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये बन गया आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से हम द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखते हैं कि इसमें दोनों पदार्थों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पर देख रहे हैं हम, जो सोडियम सल्फेट जो था, सोडियम में से सल्फेट अलग हो गया
और सोडियम सोडियम का सल्फेट अलग होकर के किसके साथ जुड़ गया, बेरियम के साथ जुड़ गया, तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। और यहाँ पर जो बेरियम क्लोराइड था, बेरियम क्लोराइड से बेरियम अलग होकर के काय के साथ चला गया, सोडियम के साथ चला गया, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। इस प्रकार से हम परिभाषित, जो हमने परिभाषा आपको बताई कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के पदार्थों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आयनों का आदान प्रदान आप कहाँ पर देख रहे हैं कि बेरियम के साथ कौन जुड़ गया है, सल्फेट, और सोडियम के साथ क्या जुड़ गया है, क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सामने देख रहे हैं कि दोनों पदार्थों के बीच, दोनों जो अभिकारक है, अभिकारकों के दोनों पदार्थों के बीच आयनों का आदान प्रदान होने से नए पदार्थों का निर्माण हुआ। नए पदार्थ के रूप में क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, इस प्रकार से हम विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं और इसको परिभाषित कर सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन में हम देखेंगे कि उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। इस प्रकार ये भी क्वेश्चन बहुत अधिकतर आता है। उपचयन क्वेश्चन रहेगा सेकंड, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण देकर क्या करना है, हमको समझाना है, समझाइए। ठीक है, क्या इसमें दो अभिक्रियाएं समझाना है, उपचयन और अपचयन। तो हम पहले बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया के। आंसर में लिखेंगे हम, पहले हेडिंग डालेंगे कौन सी, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन अभिक्रिया में होता क्या है इसके बारे में आपको जानना है। तो उपचयन अभिक्रियाएं जो होती हैं बेटा, इसमें कोई भी जैसे अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो संपन्न होते समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखना इसमें क्या लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय, यदि मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस अभिक्रिया के समय उसके किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऐसी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे में हम देखेंगे, जैसे मैग्नीशियम का दहन, जैसे हम देखेंगे मैग्नीशियम का दहन, इसमें हम उपचयन अभिक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम के दहन में हम क्या लिखेंगे, 2Mg प्लस O2 का निर्माण होता है 2MgO। यानी हमारे पास मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को हमने क्या किया, इसका दहन किया, जलाया मैग्नीशियम का, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। ये था आपका मैग्नीशियम और ये क्या है, ऑक्सीजन। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलता है। तो जैसे ही हम मैग्नीशियम का दहन करते हैं तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड क्या बनता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं
कि इसमें मैग्नीशियम के साथ काय की वृद्धि हो गई बेटा, मैग्नीशियम के साथ क्या प्लस हो गया, ऑक्सीजन प्लस हो गया, जी वाला जो ऑक्सीजन को, जिस ऑक्सीजन की उपस्थिति हम इसका दहन कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उपचयन अपक्रियाएं किसी रासायनिक अपक्रिया के समय यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से हमने उदाहरण में इसको समझा कि मैग्नीशियम का दहन, तो मैग्नीशियम का दहन जब हम करेंगे 2Mg + O2 तो हमको 2MgO प्राप्त होता है, जो एक नया उत्पाद है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि इसमें क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। इसी प्रकार से अब हम समझेंगे सेकंड अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया में क्या होता है, अपचयन अपक्रिया, अब हम हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट दूसरी जो है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अपक्रिया देखना, अपचयन अपक्रिया में क्या होता है, अपचयन अपक्रिया में जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, सीधा उसका अपोजिट है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी तत्व में, किसी पदार्थ में, अभिक्रिया के किसी पदार्थ में क्या हो जाए बेटा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या होती है, कमी होती है, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर CuO + H2 जो बनेगा आपका, कॉपर अलग हो जाएगा, Cu + H2O। आप इसमें देख रहे हैं कि कॉपर था हमारे पास, क्या था, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड CuO कॉपर ऑक्साइड का सूत्र है। कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड ने जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया की, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ क्रिया की, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करने से क्या होता है कि कॉपर अलग हो जाता है, ये कॉपर अलग प्राप्त हो गया, कॉपर और कौन से, H2O, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली और क्या बन गया, पानी। तो हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि इस पदार्थ में काय की कमी हुई है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, माइनस हुआ है ऑक्सीजन कॉपर से। तो यही बात इसकी परिभाषा कहती है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से हम अपचयन अभिक्रिया को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, आता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसको भी अपन उदाहरण देकर समझाएंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार बच्चों से, तो समझाइए। ठीक है, तो हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में होता है कि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचय, आंसर में ऐसा लिखेंगे हम, आंसर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ उपचयत, एक पदार्थ कैसा, उपचयत, तथा दूसरा पदार्थ अपचयत होता है, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया,
रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। उदाहरण के लिए हम समझे, उदाहरण इसका उदाहरण हम समझेंगे कॉपर CuO, कॉपर ऑक्साइड को हम काय के साथ H2 यानी हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन H2O ऑक्सीजन से क्रिया करके पानी का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये क्या था हमारे पास? कॉपर ऑक्साइड। अच्छे से समझना, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया कैसे हुई? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जब कॉपर ऑक्साइड क्रिया करता है तो कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर, और ये क्या बन गया? पानी। तो परिभाषा में तो ये बताया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ उपचयत, उपचयत का मतलब जिस पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वो पदार्थ क्या कहलाता है? उपचयत। और दूसरा पदार्थ अपचयत। ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि दूसरा पदार्थ क्या होता है? अपचयत। अपचयत में क्या होती है? ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है। तो जब ऐसी अभिक्रियाएं हों कि जिनमें एक पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए और दूसरे पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ऐसी अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इसको हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें जो आपका कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से काय की कमी हुई बेटा? इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन। इस तो ये क्या क्या स्पष्ट हो रहा है इससे? अपचयन। ये पदार्थ कैसा हो गया? अपचयत पदार्थ हो गया, अपचयत। ठीक है। और जब कभी किसी पदार्थ में काय की वृद्धि हो जाए? ऑक्सीजन की, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो ये पदार्थ कैसा हो गया? ये हो गया, इसमें वृद्धि होती है तो इसको बोलते हैं हम उपचयन। उपचयन। तो देख रहे हैं, एक ही रासायनिक अभिक्रियाओं में जब दोनों पदार्थों में किसी में एक पदार्थ में ऑक्सीजन कैसा हो? उपचयत हो, और दूसरा पदार्थ अपचयत हो। क्या हो? अपचयत हो। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से हम रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया आखिर कहलाती क्यों है। क्योंकि किसी रासायनिक अभिक्रिया के समय एक पदार्थ कैसा हो? उपचयत हो तथा दूसरा पदार्थ अपचयत हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को हम उदाहरण के द्वारा समझें तो कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन से कराई जाती है तो कॉपर अलग हो जाती है यानी उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। तो हमें इसमें दोनों चीजें स्पष्ट रूप से दिख रही कि एक पदार्थ क्या है? अपचयत है और दूसरा पदार्थ उपचयत है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक पदार्थ उपचयत और दूसरा पदार्थ अपचयत होता है तो उनको 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 हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। जय हिंद साथियों, कैसा लगा ये वीडियो? नेक्स्ट इस पार्ट के कुछ और क्वेश्चन भी बचे हुए हैं जो आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। इस प्रकार आप इन वीडियो को फॉलो करते रहें और आगे आगे का आपको मिलता रहेगा ताकि आपके हाई स्कूल की परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हो सके। जय हिंद साथियों।